हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के उसी पुरानी एकलव्य सीरीज में हो गई है, जो हमारे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। सीरीज थोड़ी सी पुरानी हो गई है क्योंकि आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। जी हाँ, आप सभी के लिए आज हमारे बहुत प्यारे सीरीज का लेक्चर नंबर 16 होगा। 15 लेक्चर तक आपके इसी सीरीज में लगातार बनाए गए हैं और एक भी दिन का गैप बीच में नहीं लिया गया है, सिर्फ आप सबके लिए। जबकि बीच में दीपावली भी पड़ा था, भैया दूज भी पड़ा था और उसके बाद बहुत सारे त्योहार पड़े थे, लेकिन एक भी दिन का छुट्टी नहीं लिया गया था। क्यों? क्योंकि आपका सीरीज 5 जनवरी 2024 को कंप्लीट हो जाए, जिससे आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी में रिवीजन भरपूर मात्रा में कर सके। इसी को सोच के पूरे बच्चे जो कि क्लास 12 में पूरी तरीके से एनसीईआरटी से पढ़ते हो, आप चाहे जिस भी बोर्ड के हो, यूपी हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या जो भी स्टेट बोर्ड के हो, जहां जहां एनसीईआरटी चलती है वहां वहां के लिए हमारी ये सीरीज कंप्लीट करवाई जा रही है। उसी सीरीज में एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं उसी सीरीज का चौथा चैप्टर। क्यों? क्योंकि 3 चैप्टर तक हमने उस सीरीज में कंप्लीट करवा दिया है और उस सीरीज का आज होने वाला है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन नामक बहुत बेहतरीन चैप्टर का लेक्चर 03। इस पर्सनल चैप्टर का लेक्चर 03 होगा और इस पूरे सीरीज का भैया लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 16 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुभव तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे। अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या है? इसके बाद कंडीशन यह है कि हमने बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर का बहुत बेहतरीन जो स्टार्टिंग किया था, उसके स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में हमने मेन बायोडाइवर्सिटी समझ लिया। हमने अपना पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 2 टॉपिक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाला पूरी तरीके से ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। हमने बहुत सारे चीज देख लिए, जिसमें हमने अमेजॉन फॉरेस्ट को भी पढ़ लिया था, जो कि आप सबको लेक्चर नंबर 14 और 15 में मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? इसी वीडियो के जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, एक बार लिंक छुएंगे पूरा पता चल जाएगा। अगर सीरीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, 100% आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, फिर देखिए, आज हम लोगों का शुरू होने वाला है एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या नाम है भैया? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, ये क्या होता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इससे फायदा क्या है, काम क्या करता है, कैसे इसे हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, हमारी एनसीईआरटी कह रही है इस चैप्टर में कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व मतलब बचाएं कैसे। वही तो हेडिंग है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। तो हम लोग लगातार अपने बायोडाइवर्सिटी मतलब पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं, बेकार करते चले जा रहे हैं, और पेड़ पौधों के कटने से कितनी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं शायद हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर कभी सोचेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसा गड्ढा दूसरे के लिए खोद रहे हैं जिसमें हम खुद किसी ना किसी दिन चल के गिर पड़ेंगे। बिल्कुल वही चीज हम अपने नेचर पर्यावरण के साथ करते चले जा रहे हैं। एनसीईआरटी हमारी सबसे पहली लाइन क्या लिखती है इस टॉपिक में? कहती है भैया, सिंस अर्थ इज मेड, कह रही है जब से हमारी पृथ्वी बनी है, जब से अर्थ बना है, तब से इस अर्थ पे करीब लगभग 6 बार, मतलब 6 बार ये अर्थ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। पूरी तरीके से हमारी जो अर्थ है इस पे 6 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। और जो हमारे एनसीईआरटी का डाटा है कि जो 7वां एक्सटिंक्शन होगा, मतलब जो 7वीं बार पृथ्वी पे प्रलय आएगा, वो पहले 6 प्रलय से करीब 100 से 1000 गुना ज्यादा तगड़ा वाला प्रलय होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हमारा जो प्रलय होगा भैया, ये प्रलय हमारा एंथ्रोपोजेनिक होगा। कैसा होगा? एनसीईआरटी टर्म यूज करती है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये होता है
ऐसी चीजें जिसको आदमी अपने आप बनाया है। मतलब हम लोग लगातार डेली डेली क्या करते चले जा रहे हैं, जो भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, हमारे द्वारा आर्टिफिशियली हो रहा है। हम जो नीम का पेड़ था उसमें ऐसा टेक्नोलॉजी ले आए, जीन को हमने उसके अंदर इंसर्ट करके नीम में ही अमरूद उगा लिया। हमने एक ही पेड़ में लाल गुलाब, पीला गुलाब, काला गुलाब, हरा गुलाब, नीला गुलाब, गुलाबी गुलाब, सब गुलाब उगा लिया। हम एक ही गेंदे के फूल में कमल का भी फूल उगा ले रहे हैं। हम ग्रेप्स के पेड़ मतलब अंगूर के पौधे में हम लोग एक प्रकार से कद्दू, लौकी भी उगा दे रहे हैं। तो इतना ज्यादा हम पूरे अपने मतलब नेचर को टेक्निकल करते चले जा रहे हैं आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी से, कि अब की बार अगर प्रलय आया तो ये मान के चलिए पिछले 6 प्रलय से अब की जो 7वां होगा बहुत बेहतरीन होगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। अच्छा, कितना तगड़ा प्रलय होगा? एनसीईआरटी कहती है करीब 100 से 1000 टाइम्स तगड़ा प्रलय हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़ सकते हैं, कोई नई लाइन नहीं है। फिर क्या होगा सर? अच्छा, अगर मान लीजिए ये होगा तो होगा क्यों? तो आप नोट्स में अपने लिखिएगा ड्यू टू कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल एरिया। मतलब जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया का मतलब वो एरिया जहां पे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा हरियाली पाई जाती है, नेचर पाए जाते हैं, जैसे अपना भारत, ठीक। जो भी अर्थ के इक्वेटर वाले पार्ट पे मौजूद है वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। पूरी जानकारी के लिए आपको इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में जाना पड़ेगा, इस सीरीज के लेक्चर नंबर 14 में जाना पड़ेगा। पूरी जानकारी हमने वहां डिस्कस कर दी है। ज्यादा करेंगे तो वीडियो हमारी ये वाली लेंदी हो जाएगी। तो सर जी क्या कंडीशन करें? तो कंडीशन हमें कुछ नहीं करना है, कह रहा है जैसे जैसे हम लोग अपने पूरे पृथ्वी पे कॉलोनी बनाते चले जा रहे हैं, कोलोनाइजेशन मतलब कॉलोनी बनना, कोलोनाइजेशन को हम लोग डेवलपमेंट कह सकते हैं, कोलोनाइजेशन को ही हम लोग अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। मतलब जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिकल एरिया मतलब हरे भरे क्षेत्रों को काट के वहां नई बिल्डिंग, नई इमारत, नए फैक्ट्री, नए कंपनी अपने फायदे के लिए डाल रहे हैं, वैसे वैसे हमारा नेचर बिल्कुल बर्बाद हो जा रहा है। यही इसका मेन कारण बन रहा है। अच्छा सर, उसके बाद क्या है? इससे क्या कोई दिक्कत भी हो रहा है? बिल्कुल दिक्कत हो रहा है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है आप लोग जानते हैं? इसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि एनसीईआरटी कहती है कि करीब करीब एक जगह है हमारा, उस जगह का नाम एनसीईआरटी कहती है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड नामक एक जगह है। इस जगह पे दिक्कत ये हुआ है कि आदमियों ने इतना ज्यादा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन कर दिया कि करीब 2000, 1-2 नहीं, करीब करीब 2000 बर्ड की स्पीसीज बिल्कुल ही विलुप्त हो गई। मतलब 2000 प्रकार की जो हमारी चिड़ियों का प्रकार है, प्रजातियां हैं, जैसे गौरैया एक है, बुलबुल एक है, तोता एक है, मैना एक है, मोर एक है। इसी तरह से 2001 चिड़िया करके 2000 चिड़ियों की स्पीसीज बिल्कुल खत्म हो गई। अब वो है नहीं हमारे पास, अब उनको हम वापस नहीं ला सकते भैया। ये हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, अब ये खो गई हैं। इनमें से एक भी इनका मेल फीमेल मौजूद नहीं है, नहीं तो हम रिप्रोडक्शन करवा के फिर से हम लोग इनको बचा लेते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या करें हम करें क्या? बताइए आप ही बताइए हम क्या करें? हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि पेड़ और वन बर्बाद करने में सबका हाथ है, हमारा थोड़ी है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि इसकी पूरी जानकारी एक किताब में रखी जाती है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पूरा फुल फॉर्म कहा जाता है। ये एक बार 2004 में एक किताब लॉन्च की थी जिसका नाम था रेड डाटा बुक। क्या नाम था? रेड डाटा बुक। अच्छा, इस रेड डाटा बुक या इसी को हम लोग रेड लिस्ट भी कहते हैं, इसमें ये क्या दी थी? इसने कहा कि एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे कुल मिला के पिछले 500 साल में, क्या कहा था भैया ध्यान से सुनिएगा, लास्ट 500 साल में हम लोगों ने कुल मिला के 784 स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया।
मतलब 784 जीव हमारे पृथ्वी पे और पाए जाते थे, लेकिन आज के समय में वो पृथ्वी पे मौजूद नहीं है, गायब हो गए, खत्म हो गए। कहाँ गए सर जी? चले गए सब अपने अपने घर, उनको जहां जाना था, मतलब सब खो गए। अच्छा, 500 साल में 784 लोग खत्म, इनकी मतलब पूरी प्रजातियां खत्म हो गई। कहने का मतलब ये है, अगर जैसे आदमी की इसमें एक स्पीसीज होती तो आज पृथ्वी पे कोई आदमी ना होता, इस हिसाब से खत्म हुआ है। ठीक, अच्छा, तो इससे कंडीशन क्या हुआ? इन 784 में एनसीईआरटी आपका डाटा देती है 338 स्पीसीज किसकी थी? 338 स्पीसीज की वर्टिब्रेट की, वर्टिब्रेट्स की। अच्छा सर, उसके बाद और स्पीसीज कहाँ गई? और इसमें 359 स्पीसीज जो हमारी थी वो थी इनवर्टिब्रेट थी। अच्छा सर, उसके बाद कुछ और बची है इसमें? जी हाँ, कुछ और बची हैं। 87 स्पीसीज इसमें जो थी वो 87 स्पीसीज थी प्लांट्स की। इतने प्रकार के पौधे, इतने प्रकार के वर्टिब्रेट और इतने प्रकार के इनवर्टिब्रेट अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। बड़े दुख की बात है, लेकिन करें क्या। अच्छा, इसी का कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाली किताब देती है। जैसे एक चिड़िया होती थी जिसका नाम होता था डोडो। क्या होता था भैया? एक चिड़िया होती थी जिसका नाम था डोडो। ये उड़ नहीं पाती थी, मतलब इसे हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। एक ऐसी चिड़िया जो उड़ नहीं पाती थी जिसका नाम था डोडो, वो गायब हो गई। इन्हीं 784 में कोई एक की बात हम बता रहे हैं, सब की बात नहीं। एक हमारा जीव पाया जाता था जिसका नाम था क्वागा, ये अफ्रीका में पाया जाता था। अच्छा, अब नहीं पाया जाता सर। और क्या था सर? और हमारा एक था थाइलासीन। जैसे हमारे यहाँ गांव देहात में सियार होता है, वैसे एक जीव पाया जाता था थाइलासीन। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, अपने यहाँ नहीं पाया जाता था, अब वो भी गायब हो गया। और कुछ है सर? एक तो भैया इतने ज्यादा खूंखार मांसाहारी वाले लोग हो जा रहे हैं, अगर आप भी नॉन वेज खाते हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा खतरनाक केस हमको देखने को मिला। एक हमारा जीव पाया जाता था जिसका नाम था स्टेलर्स सी काऊ। ये क्या था सर? अमेरिका में समुद्र में पाया जाता था। दिक्कत क्या हुआ? इतना मतलब ये सी काऊ, जैसे गाय मोटी सी होती है ना, तो जो मोटा होगा उसके बॉडी में फैट ज्यादा होगा, मांस ज्यादा होगा। तो उसी तरह से समुद्र में एक मछली पाई जाती थी मोटी सी, तो उसे कहते थे स्टेलर सी काऊ। अच्छा, जो मांस खाने वाले लोग थे उनको इसका मांस इतना मीठा लग गया कि एक को बची ही नहीं, सबको खा डाले। इतना खतरनाक एक्सप्लॉइटेशन, एक्सटिंक्शन, ये खतरनाक तरीके आज के जमाने में फॉलो किए जा रहे हैं। अगर लास्ट में एक अंतिम एग्जांपल की बात करें तो टाइगर की भी, क्योंकि इधर लिखते हैं उधर जगह नहीं है, टाइगर की 3 सब स्पीसीज गायब हो गई। मतलब टाइगर जो था, जैसे जो टाइगर के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे, जैसे हम लोगों को तो सब टाइगर, सब चीता देखने में एक तरह लगता है, चितकब्बर, लेकिन जो टाइगर के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे इसकी 3 स्पीसीज थी। एक का नाम था जवान, एक होता था जवान टाइगर, एक का नाम होता था बाली टाइगर, और लास्ट में एक टाइगर था जिसका नाम होता था कैस्पियन टाइगर। ये तीनों बेचारे आज के डेट में नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गए, अब बचे नहीं है। तो क्या किया जाए? इनके लिए सिर्फ शौक ही हम लोग मना सकते हैं। आप इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट स्लाइड लिखवाते हैं। फिर भैया एनसीईआरटी हमारे सामने एक डाटा शेयर करती है, वही जो हमारा IUCN वाली किताब है उसमें बताया क्या गया है। कहती है कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई, अब नहीं है, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अच्छा सर, और दूसरा चीज क्या कहती है? दूसरा इसमें एक डाटा आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। ये पहला है, ठीक। अच्छा, ये दूसरा है, तो तीसरा क्या होगा सर? तीसरा जो हमारा है उसको हम लोग कहते हैं इनडेंजर्ड। अच्छा, इसको भी अभी देख लेते हैं। अच्छा, इसका डिफिनीशन पेपर में आता है, कभी कभी आ जाता है, इसीलिए बता दे रहे हैं। चौथा आपका है वल्नरेबल। चौथा क्या है? वल्नरेबल, या हो सकता है कहीं कहीं वल्नरेबल भी दे देता हो, NE कर देता हो, जो भी हो आप चेक कर लीजिएगा। ये भी एक प्रकार के दोनों क्या है? ये दोनों भी भैया स्पीसीज हैं, दोनों प्रजातियां हैं।
अच्छा सर, तो इनसे दिक्कत क्या है, हमको इनके बारे में क्यों पढ़ना है, आइए जानते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो पूरे पृथ्वी से बिल्कुल खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। एक्सटिंक्ट तो मतलब विलुप्त होता है, जो अब दिखाई ना पड़ते हो, वो है विलुप्त, मर गए, सब खत्म हो गए। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है डायनासोर। हम डिफिनीशन नहीं लिखवा रहे हैं, आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखवाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम समझा दे रहे हैं जो पृथ्वी पे अब नहीं देखने को मिलते, जैसे जो बिल्कुल खत्म हो गए। अच्छा, क्रिटिकल इंडेंजर मतलब यह है कि हम लोग अगर उनके ऊपर आज हो सकता है कोई ऐसा भी जीव इस पूरे पृथ्वी पे तड़प रहा हो जो किसी और एनवायरनमेंट का था, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट डेवलप कर दिया कि आज वो पूरे पृथ्वी पे आखिरी जीव बचा हो, उसको इमीडिएट जरूरत है। जैसे एम्बुलेंस में किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, तत्काल अगर अस्पताल नहीं पहुंचेगा तो निपट जाएगा, वैसे कोई जीव ऐसा भी हो सकता है जो आज पूरे पृथ्वी पे अकेला बचा हो, खत्म हो गई हो उसकी पूरी जनरेशन, उसे हम कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसे इमीडिएट सहारे की जरूरत है, इमीडिएटली। अच्छा सर, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा जो जीव होता है वो इंडेंजर्ड है, मतलब अभी अस्पताल हुआ नहीं, मतलब उसका एक्सीडेंट अभी हुआ नहीं है, कुछ देर में हो जाएगा, कुछ देर में हो जाएगा, गाड़ी बहुत तेज चला रहा है रोड पे, कुछ देर में एक्सीडेंट हो जाएगा, तब उसे हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग पहले से ही ना धीरे धीरे गाड़ी चलाएं कि एक्सीडेंट हो ही क्यों। वैसे इन जीवों को हम आज ही बचा ले, जो 2 4 10 बेचारे बचे हों उनको आज ही बचा ले, बच जाएं। तो जो बिल्कुल खतरे में आने के कगार पे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे समुद्र में पृथ्वी का रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव ब्लू व्हेल नामक मछली, अगर इसको ना बचाएंगे तो ये खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपके जंगलों में पाया जाने वाला रेड पंडा। तीसरा अपने भारत का इंडियन एलिफेंट। जी हाँ, आपको सुन के ताजुब होगा, लेकिन हमारे भारत में पाया जाने वाला भारतीय हाथी भी बिल्कुल विलुप्त के कगार पे चल रहा है, अगर नहीं बचाएंगे तो निपट जाएगा। एशिया में पाया जाने वाला एशियाटिक लायन, अपने यहाँ का जो शेर है वो भी खत्म होने वाला है, बब्बर शेर। और साइबेरियन क्रेन, आपको जान के खुशी होगी कि साइबेरिया देश से राजस्थान में हर साल कुछ पक्षी ऑटोमेटिक उड़ के चले आते हैं जब उनके यहाँ ज्यादा ठंडी होती है, और जब हमारे यहाँ थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है, मतलब उनके यहाँ ठंडी खत्म होकर गर्मी होने वाली होती है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से उड़ के वो वहां चले जाते हैं। तो ये बेचारे भी खतरे में है भाई, इनको देखने के लिए राजस्थान में टिकट लगता है, जिस जगह ये आके इकट्ठा होते हैं। जो प्यारे बच्चे राजस्थान के होंगे वो उनको देखे भी होंगे, जानते भी होंगे, तो आप लोग कमेंट में और क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन इनको भी बचाने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक है वल्नरेबल स्पीशीज, कह रहा है एट रिस्क, मतलब ये मीडियम में चल रहा है, मतलब अभी ये बहुत तेज रोड पे नहीं चल रहा है, लेकिन बीच बीच में जो दूसरे गाड़ी चला रहे हैं तेज, उनको देख के ये भी जोश भर रहा है कि हम भी हौंकते, अभी हौंका नहीं है, ठीक है, अपनी गाड़ी, मतलब अभी मीडियम में चल रहा है, किसके, एक्सटिंक्शन के, तुरंत अभी नहीं खत्म होगा, लेकिन अगर नहीं बचाएंगे तो खत्म हो जाएगा। एक ही एग्जाम्पल शायद एनसीईआरटी देती है, क्योंकि हमारे नोट्स में एक ही एग्जाम्पल है, उसका नाम है ब्लैक बक। अगर इसको ना बचाएं तो खत्म हो जाएगा। ब्लैक बक मतलब होता है वही वाला हमारा जिसे हम लोग कहते हैं 12 सिंगा टाइप है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी सींगें होती हैं, शायद वही है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। वो भी बिल्कुल गायब होने के कगार पे है। इन चारों को याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको इरेज करके नया टॉपिक शुरू करते हैं इसी स्लाइड में, ठीक। एनसीईआरटी हमसे कहती है एक नया टॉपिक जिसका नाम है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ये क्या चीज है सर? थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन क्या चीज है? कह रहा है जो जानवर बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे हैं, जो जानवर मतलब एनिमल्स नियरली एक्सटिंक्ट, वो जानवर जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन्हें हम लोग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन नामक टॉपिक में पढ़ते हैं। जैसे इसमें 1 2 नहीं है, इसमें 15,500 प्रजातियां हैं।
अब एक प्रजाति हम लोग भी हैं और हम लोग ह्यूमन की प्रजाति में हैं। हम लोग का आज के समय में पूरे पृथ्वी पे 8 अरब आबादी है, एक दो ही नहीं, इसमें 15,500 प्रजातियां हैं, तो इनका कितना होगा। लेकिन ये सब बेचारे बिल्कुल विलुप्त के कगार पे हैं। किसके वजह से? हम लोगों के बेहतर करने के वजह से अपने लाइफ को। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों लास्ट में हम ही लोग के ऊपर सब शक करते हैं, तो क्या हम लोग सुख सुविधा को लेना छोड़ दें? सारे सुख हम लें, सारी सुविधाएं हम लें, हम अपने घर में एसी लगवाएं, रोड बनवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएं, हर एक चीज करें, लेकिन नेचर को ध्यान में रख के। कहने का मतलब यह है कि आज से आप लोग अपने जन्मदिन पर जरूर एक पेड़ लगाइएगा। किसका? या तो पीपल, या तो नीम, या तो गूलर, 3 चीज में एक ही का लगाइएगा। ठीक, अच्छा, फिर देखिए भैया, उसके बाद कहने का मतलब क्या है, 15,500 स्पीसीज है, जिसमें कुछ परसेंटेज देता है। कह रहा है करीब 12% चिड़िया इसमें आती हैं, जो खत्म हो जाएंगी कुछ दिन में, ना ध्यान दिया गया। 23% तो इसमें मैमल आते हैं। मैमल मतलब वो जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। मतलब हम लोग 23% में तो नहीं है, नहीं, हम लोग नहीं होंगे, पूरी पृथ्वी गायब हो जाए, लेकिन हम लोग इतना जल्दी पृथ्वी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। 32% इसमें एम्फीबियंस आते हैं। अच्छा सर, उसके बाद क्या है? उसके बाद लास्ट में आपका आता है क्या, एक परसेंटेज, 31% इसमें भैया आपका प्लांट भी आता है। कौन सा प्लांट? जिम्नोस्पर्म वाला प्लांट। कौन सा प्लांट? जिम्नोस्पर्म वाला प्लांट आपका 31% आता है। अच्छा सर, उसके बाद क्या है? अच्छा, पूछ रहा है व्हाट हैपेंड इफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्वेश्चन है आपका, क्या होगा? व्हाट हैपेंड मतलब क्या होगा, कब भैया क्या होगा? अगर इफ आवर, हमारा बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारा पर्यावरण जो है, हमारा नेचर जो है, अगर ये खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। पहला चीज क्या होगा? पहला चीज हो जाएगा भैया डिक्लाइन ऑफ प्लांट प्रोडक्शन। जीवन में जीने के लिए लोग कहते हैं पानी जरूरी है, जल ही जीवन है, लेकिन पेड़ ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हवा नहीं मिलेगी तो पानी के बिना कुछ देर जी लेंगे, हवा नहीं मिलेगी तुरंत निपट जाएंगे। ठीक, तो पहला काम तो प्लांट खत्म होगा। अगर प्लांट हमारा खत्म हो जाएगा सर, तो प्लांट खत्म होने के साथ साथ क्या होगा? प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट से हम लोग बहुत सारे फल फूल उगाते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी खत्म हुई तो लिविंग परसेंटेज जो है ये भी बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब खत्म होने लगेगा। अब इससे लास्ट में क्या होगा? इससे धीरे धीरे इसका इफेक्ट ये हो जाएगा, तीसरे पॉइंट में इसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि जगह जगह पड़ने लगेगा ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा। अच्छा, सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा तो लॉस ऑफ फूड हो जाएगा, मतलब खाने की कमी हो जाएगी। ये हो जाएगा तो आदमी हो जाएगा डेड, मतलब खत्म। इससे जिंदगी खत्म, आदमी खत्म, जानवर खत्म, पेड़ खत्म, पौधे खत्म, सब निपट जाएंगे बेचारे। इसको आप नोट करिए। हम फिर देखिए बच्चों, एनसीईआरटी आपका एक टॉपिक डिस्कस करता है लास्ट में, जिसका नाम है इबिल क्वार्टेट। इबिल क्वार्टेट, इबिल क्वार्टेट क्या होता है सर? कहता है 4 ऐसे रीजन है हमारे पूरे पृथ्वी पे जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। मतलब अगर हम इन चारों रीजन को थोड़ा बहुत सुधार लें तो शायद हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, प्रकृति है, वो खत्म होने से बच जाए। अच्छा, ऐसे 4 क्या फैक्टर है सर, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। पहला फैक्टर है उसका नाम है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये क्या चीज है भैया? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ ले थोड़ा सा, तो हमको आनंद आ जाएगा। चारों फैक्टर हमको इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। अच्छा, हैबिटेट लॉस का मतलब क्या होता है? हैबिटेट लॉस का मतलब होता है, एनसीईआरटी पहला इसमें एग्जांपल देता है अमेज़न फॉरेस्ट का। इससे इसको क्या दुश्मनी है? पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इस फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। क्यों? यहाँ से बहुत ज्यादा पैमाने में पेड़ है, जहाँ ज्यादा पेड़ वहां से ज्यादा ऑक्सीजन, मतलब लाइफ वहीं से ज्यादा पॉसिबल है। फिर एनसीईआरटी दुखी हो जाता है और बेचारा कहता क्या है? कहता ये है कि पहले मतलब ओल्ड टाइम में
पहले के समय में पूरे पृथ्वी का करीब 14% हिस्सा अकेले अमेजॉन फॉरेस्ट शेयर करता था। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रेजेंट टाइम में दिक्कत ये हो गया है कि उसी अमेजॉन फॉरेस्ट में लेस देन 6% पार्ट ऑफ अर्थ ही बचा है। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि 100% पार्ट ऑफ अर्थ पे जो 14% अमेजॉन फॉरेस्ट बिखरा पड़ा था वो घट के 6% से भी कम हो गया। मतलब पेड़ कट रहे हैं, कट काहे रहे हैं? सोयाबीन खाने के लिए। आप लोग को लग रहा होगा हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम मजाक नहीं करते। इसमें रिडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में एनसीईआरटी का डाटा कहता है कि कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इसमें हो रहा है। अच्छा, इससे क्या होगा? सोयाबीन बेच बेच के हम लोग अमीर हो जाएंगे, पेड़ रहे चाहे ना रहे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत शानदार सर। दूसरा हम लोग उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, पूरे फॉरेस्ट को कन्वर्जन कर दे रहे हैं किसमें? बड़े बड़े घास के मैदान में। अच्छा, जब बहुत बड़े ग्रास लैंड हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? हमारे जो जानवर हैं वो चरेंगे, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स होगा। जानवर चरेंगे तो क्या होगा? हमें उनको कम खिलाना पड़ेगा, हमारा पैसा कम लगेगा, हमको दूध ज्यादा मिलेगा। बहुत शानदार सर। अच्छा, और कुछ भी है? और तो इसमें मान लीजिए जैसे कोई फॉरेस्ट है, क्योंकि इसमें ये तो हो गया हैबिटेट लॉस। फ्रेगमेंटेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई फॉरेस्ट था, कोई जंगल था, जंगल में हमने कहा कि हम कंपनी डालेंगे, तो हमने पूरा हमारा जो जंगल था वो पूरा जंगल था मान लीजिए कि 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का जंगल था। हमने कहा बीचों बीच हमें कंपनी डालेंगे, हमने बीच में कंपनी डाल दिया। अब कंपनी डाल दिया तो यहाँ जो कंपनी में दुकान, मतलब जो लोग रहेंगे उनके लिए हमने हॉस्टल बनवाया कि भाई लोग रहेंगे कहाँ। तो पहले तो कंपनी बनाने के लिए जंगल काटे, फिर लोगों को रखने के लिए काटे। अब लोग रहेंगे तो उसमें हमको जरूरत पड़ेगी अस्पताल की, कोई बीमार हो गया, किराने की दुकान की, किसी को खाना पीना है कहाँ से लेगा। और उसके बाद में हमको जरूरत पड़ेगा एक पुलिस स्टेशन का, कोई दिक्कत हो, मारपीट हो, या जो फॉरेस्ट ऑफिसर रहेंगे, जंगल है भाई, कोई हाथी घोड़ा आके आक्रमण कर दिया तो कौन झेलेगा। लास्ट में पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। पुलिस का काहे? डाकुओं को जंगल में रहते हैं वो भी आ सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा? उसके बाद जो लोग काम करेंगे उनके बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? स्कूल हमको वहां बनाना पड़ेगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? एक आध दो ठो अपने लिए खेलने कूदने का मैदान बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे। लेकिन किसके घर में हम बना रहे हैं? जानवरों के घर में, जहां वो रहते थे। अब हम वहां गए तो वो कहाँ आएंगे? अपने घर चले आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो कंडीशन क्या होगा? धीरे धीरे जो 10 किलोमीटर का जंगल था वो बेचारा जंगल बचा 2 किलोमीटर का। अब जैसे जंगल में हिलो अंदर वैसे खत्म हो गया। तो जो बाहर गांव वाले लोग थे, जहां से जंगल शुरू हो रहा था, वो लोग इसको इधर से काटना शुरू करेंगे और ये 2 किलोमीटर पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब हम पूरे फॉरेस्ट को अपने यूज में, अपने काम के लिए ले लिए, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों टुकड़ों में उसको बांट दिए, तो जंगल वैसे खत्म, तो हमारा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। अगर हम इन कामों को किसी ऐसे जगह करें जहां जंगल नहीं है, रेत है, तो वहां ज्यादा सही रहेगा। जहां जमीन है वहां करिए, जंगल क्यों काट रहे हैं? यही है फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल। दूसरा, इसमें एनसीईआरटी कहती है कि कुछ एलियन स्पीसीज आ जाती है। कौन सा एलियन? जो आसमान से उड़ के आता है वो नहीं। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे अपने ही घर में मान लीजिए रिश्तेदार आ जाएं, 10-15 दिन, 1 महीना रुक जाएं, तो हम लोगों को लगता है बिल्कुल बोझ हो गए हैं हमारे ऊपर, हम अपने ही घर में सुकून से नहीं जी पा रहे हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, अगर कोई बाहर की स्पीसीज आ जाए कहाँ पे, हम मतलब हमारे यहाँ, और हम ही को नुकसान पहुंचाए। जहां पे हम लोग रह रहे हैं 100-200 साल से, वहां कोई ऐसे प्राणी, कोई ऐसे जीव आ जाए जो हमें नुकसान पहुंचाएं, ऐसे से हमें क्या होगा? हम खत्म हो जाएंगे, वो अपना ग्रोथ करेंगे, तो हमारी कहीं ना कहीं स्पीसीज खत्म होगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। इसी को हम लोग कहते हैं एलियन स्पीसीज, जिसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है। जैसे हम लोगों ने ले आया इकॉर्निया नामक एक पेड़, जिसे जलकुंभी आप लोग कहते हैं, बिल्कुल वही है। उस पेड़ को हमने लाया था तालाब को सजाने के लिए, क्योंकि तालाब में क्या होता था, उसमें बहुत अच्छा फूल होता था।
लेकिन दिक्कत ये हुआ कि इतना ज्यादा फैल गया कि तालाब में रहने वाली मछलियां मर गई, जिससे कंडीशन क्या हुआ, तालाब की मछलियों के लिए वो एलियन स्पीशीज साबित हो गया। अच्छा, दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल हमारा है पार्थेनियम, जिसे हम लोग कहते हैं कैरट ग्रास। ये भी गलती से चला आया था, कहां से, जर्मनी से, और दिक्कत बहुत कर दिया था। इसी चैप्टर, इसी सीरीज में कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया। आप शुरू से लेक्चर देखेंगे, किसी एक लेक्चर में इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। तो जो कहीं बाहर से आके हमें नुकसान पहुंचाए वो है एलियन स्पीशीज। तीसरा क्या है भैया, तीसरा इसमें होता है को एक्सटिंक्शन, तीसरा टाइप है। अच्छा सर ये क्या है, को एक्सटिंक्शन हमारी एनसीईआरटी में कहता है कि अगर कोई जीव किसी पे डिपेंड था, जैसे कोई एक मतलब परिवार है, उसमें भी बच्चे छोटे हैं, तो पापा जो कमाएंगे वही बच्चे खाएंगे। अगर किसी मिस बाई चांस पापा के उनके डेथ हो गई या पापा का हाथ पैर टूट गए तो बेचारे खाएंगे पिएंगे क्या। तो कोई जीव जो किसी दूसरे पे डिपेंड है, अगर वो खत्म हो गया तो जो डिपेंडेंट था वो भी मर जाएगा। बिल्कुल इसका एग्जाम्पल यही कहता है को एक्सटिंक्शन। इसका एग्जाम्पल होता है फिग एंड वास्प। फिग जो है वो प्लांट है, वास्प जो है वो कीड़ा है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वास्प को जब अंडा देना होगा इसके अंदर दे देगा, इसको जब करवाना होगा अपना पॉलिनेशन इससे करवा लेगा। अगर कोई एक भी खत्म हो गया तो मान के चलिए दोनों बर्बाद हो जाएंगे। फिर देखिए लास्ट में आपका इसका एक टाइप और था, वो टाइप क्या था भैया, उस टाइप को हम लोग कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। चौथा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब अगर जंगल को हम ज्यादा काटेंगे तो जाहिर सी बात है हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये चारों फैक्टर आपके इविल क्वार्टेट नामक टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एनसीईआरटी का है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।